हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल सर। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी का चैप्टर 1.1 देखा था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। तो 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दो नंबर होता है। प्राइम नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं, और कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसको कंपोजिट को हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 140। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो 140 को 2 से अगर डिवाइड देते हैं तो कितना बार में जाएगा? 70 बार में। 70 को 2 से देते हैं 35 बार में, फिर 5 से देंगे 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। यानी 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये मेरा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। उसी तरह दो नंबर देखते हैं 156 का। 2 से देंगे डिवाइड तो 78 बार में जाएगा, फिर 2 से 78 को देंगे 39 बार में जाएगा, 3 से देंगे 13 बार में जाएगा, 13 को देंगे 13 से तो 1 बार में जाएगा। यानी 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। यानी 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। वो चेक करने बोला गया है यहाँ पे। तो देखते हैं। तो 26 और 91, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो 26 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से जाएगा 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में। तो 26 का फैक्टर 2 इंटू 13 हो जाएगा, और 91 का फैक्टर 7 से जाएगा 13 बार में, 13 से देंगे 1 बार में। यानी 91 का फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 13। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन है, 13 कॉमन है, तो उसको एक बार लिखे। अब जो रेस्ट बच गया उसको इंटू कर देते हैं, 2 इंटू 7। तो इसको इंटू करेंगे तो 182 आ जाएगा। ये एलसीएम निकल गया। और एचसीएफ जो कॉमन होता है दोनों में वही एचसीएफ कहलाता है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों का मल्टीपल। तो नंबर क्या दिया है? 26 और 91। तो 26 इंटू 91 इक्वल टू एलसीएम निकला 182, एचसीएफ निकला 13। तो दोनों को इंटू करेंगे, 26 91 को इंटू करेंगे तो 2366 आएगा। और 182 और 13 को इंटू करेंगे तो भी क्या आएगा? 2366। यानी LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ से हम लोग को चेक करते हैं तो सही आ जा रहा है। अब 2 नंबर देख लेते हैं इसका। 2 नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से देते हैं 510 को तो 255 बार में जाता है, 5 से देते हैं 51 बार में, 7 से देते हैं 13 बार में, 13 से देते हैं 1 बार में आएगा। 54 को देते हैं 27 बार में, 3 से देते हैं 9 बार में, फिर 3 से देते हैं 3 बार में, फिर 3 से देते हैं 1 बार में। तो इसका फैक्टर
510 का आ गया 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 और 54 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर 3 या क्यूब भी बोलते हैं उसको। तो एचसीएफ क्या आ जाए, दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है तो एचसीएफ 2 आ गया। एलसीएम क्या आ जाए, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और बाकी रेस्ट को इनटू कर देना है। तो सबको इनटू कर दिए, 2 कॉमन आया था कॉमन लिख दिए, 5 इंटू 7 इंटू 13 ये तीनों इंटू किए, फिर यहाँ 2 कॉमन आया था, फिर ये 3 को 3 बार लिखेंगे 3 का क्यूब, इसको इंटू करेंगे तो 23,460 आएगा एलसीएम। अब चेक कर लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट दोनों नंबर क्या है 510 और 92, दोनों को इंटू करेंगे तो 46,920 आएगा। फिर इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, एलसीएम आया 23,460 और एचसीएफ 2 आया, दोनों को इंटू करेंगे 46,920, दोनों इक्वल आ गया। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यहाँ भी चेक हो जाता है मेरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग निकाल चुके, इतना बार अभाज्य गुणन विधि द्वारा ही निकाल देते सारा। तो यहाँ 3 डिजिट मतलब 3 संख्या वाला दिया गया है, तो 12, 15 और 21। तो 12 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से देते हैं 6 बार में, 2 से देते हैं 3 बार में, 3 से देते हैं 1 बार में, यानी 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। फिर 15 को देते हैं तो 3 से देते हैं 5 बार में, 5 से देते हैं 1 बार में, तो 15 का फैक्टर क्या हो जाए 3 इंटू 5। उसी तरह 21 को देते हैं 3 से 7 बार में, 7 को देते हैं 1 बार में, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। तो एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसको एक भी बार लिखना है, 3 तीनों में कॉमन है लिख दिए। रेस्ट क्या बच गया 2 का स्क्वायर लिख दिए, रेस्ट इस पे क्या बच गया 5, रेस्ट इस पे क्या बच गया 7। अब सबको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 420 और एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या था 3, तो एचसीएफ आ गया 3। इस पे यही निकालने बोला गया था। तो इस पे और 2 क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यहाँ पे दे दिया एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया हुआ है। तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जान ही रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो नंबर दे दिया है 306 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ 9 पुट कर दिए, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट बाय 9 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे 306 को 9 से तो 34 बार में कट होगा, तो 34 इंटू 657 करेंगे तो आएगा 22,338। ये मेरा एलसीएम निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो ये चेक करना हम लोगों को कि इंड डिजिट जो आएगा वो 0 आएगा या नहीं। तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 0 लाने के लिए अगर इंड डिजिट हमको 0 लाना है तो उसके लिए पॉसिबिलिटी ये होना चाहिए कि उसका फैक्टर 2 और 5 एक पेयर होना चाहिए जरूर, 2 और 5 का एक फैक्टर जरूर होना चाहिए एक पेयर में, तभी वो इंड डिजिट 0 आएगा या यूनिट डिजिट बोल सकते हैं उसको हम। तो 6 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 इंटू 3 आता है का होल टू द पावर n, तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो 2 द पावर n और 3 पे पावर n। तो हम कह सकते हैं कि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, तो कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होगी यानी यूनिट डिजिट 0 होगा, तो उनके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 टू द पावर n के रूप का होता है, यानी इस रूप का होगा
तभी वो 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा नहीं। तो हम कह सकते हैं क्योंकि इसका फैक्टर 2 और 5 नहीं आया, सिर्फ 2 आया, 5 भी आता तभी वो उसका यूनिट डिजिट 0 पे इंड होता। तो हम कह सकते हैं अतः 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों है? तो भाज्य संख्या है क्यों है? तो भाज्य संख्या हम बताए थे, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हम इसको सॉल्व अगर कहते हैं, बोर्ड मास रूल तो पढ़े ही होंगे, सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इंटू करेंगे। तो यहाँ पे हमको इंटू करने से पहले कॉमन दिख रहा है, दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? यहाँ 7 इंटू 11 बच गया और यहाँ पे 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच गया, तो प्लस 1। तो 7 इंटू 11 77 प्लस 1 तो 78 आ गया। 78 इंटू 13। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइम नंबर किसको कहेंगे? जिसका फैक्टर 1 और वो खुद होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। 13 और 78 एक दो फैक्टर इसका दिया ही हुआ है और साथ ही साथ वो क्या होगा? 1 भी उसका फैक्टर ही होगा। तो यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा, इसका मतलब क्या है? वो कंपोजिट नंबर है, अतः यह एक भाज्य संख्या। हम कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं, यानी एक को छोड़ के और भी ज्यादा इसका फैक्टर यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक भाज्य संख्या होगा। उसी तरह इसका दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इस पे भी कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिए तो 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन ले लिए तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 का तो इंटू 1 ही होगा तो उसको नहीं लिखते हैं, प्लस 5 कॉमन ले लिए तो वहाँ 1 बचा तो 1 लिख दिए। अब 5 कॉमन आ गया, इसको इंटू करेंगे तो 1008 आएगा प्लस 1। अब 5 इंटू 1009 आ गया। तो यहाँ भी एक के अलावा 2 फैक्टर आ रहा है, तो एक तो फैक्टर होगा ही और उसके अलावा और 2 फैक्टर आ रहा है, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है, यानी ये भी क्या होगा? अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, एक को छोड़ के भी इसका इससे ज्यादा फैक्टर है, इसलिए यह एक क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से वे चलना स्टार्ट करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। सोनिया का स्पीड कितना है? 18 मिनट पर राउंड, एक राउंड लगाने में उसको 18 मिनट का समय लग रहा है और रवि को एक राउंड लगाने में 12 मिनट का समय लग रहा है, यानी रवि सोनिया से फास्ट है। तो हम इस तरह इसको मान सकते हैं, इसको समझने के लिए। ऐसे तो ये बहुत छोटा में बन जाता है, बाद में दिखाएंगे उसको कैसे बनेगा। माना सोनिया रवि से x राउंड्स के बाद मिलती है, तो सोनिया जो है रवि से कब मिल रही है? x राउंड के बाद, x राउंड मारती है तब वो रवि से मिलती है। तो सोनिया द्वारा लिया गया समय क्या होगा? एक राउंड में उसको 18 मिनट का समय लग रहा है, तो x राउंड मार रही है तो 18 इंटू एक्स टाइम लग जाएगा उसको। टाइम टेकन बाय सोनिया कितना हो जाए?
18 इंटू एक्स। इसी प्रकार अगर रवि सोनिया से वाई राउंड के बाद मिलता है, और रवि कितना देर बाद मिल रहा है, वाई चक्कर लगाता है, वाई बार घूमता है, तब वो सोनिया से मिलता है। तो टाइम टेकन बाय रवि क्या हो जाए 12 इंटू वाई, क्योंकि एक राउंड लगाने में उसको 12 मिनट का समय लग रहा है, तो वाई राउंड लगाने में उसको 12 इंटू वाई टाइम लगेगा। किसको? रवि को। तो हम इसको लिख सकते हैं 18 इंटू एक्स और 12 इंटू वाई। हम ये कह सकते हैं कि सोनिया रवि से मिले या रवि सोनिया से मिले तो समय तो दोनों का सेम ही लगेगा, यानी ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर कोई भी संख्या है, यहाँ पे कोई भी संख्या है तो वो क्या है 12 का मल्टीपल है और वो 18 का भी मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं क्या 18 एंड 12 का वो कॉमन मल्टीपल है, वो 18 और 12 का वो कॉमन मल्टीपल है। और हमको यहाँ पे निकालने बोला गया है पुनः कब मिलेगा, यानी जल्दी, सबसे पहले वो दोबारा कब मिलेगा, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमको क्या निकालना है एलसीएम। ये दोनों का क्या निकाल देना है एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन 2 है, 3 भी कॉमन है, एक बार 3 लेंगे और 2 बच गया, रेस्ट 3 बच गया, इंटू कर देंगे तो 36 आएगा। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना ही सॉल्व है, लेकिन ये आप लोगों को मैंने समझाने के लिए बताया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।